नमस्कार दोस्तों, एलडी बाबा क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बीपीएससी टीआरई 4 टीचर वैकेंसी 2024 के लिए जीके जीएस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसे आप ध्यान पूर्वक देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। तो हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सिंधु या हड़प्पा सभ्यता से लिए हैं क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल जो है वो कब हुआ, तो वो हुआ 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले, तो सुतकोटदा में मिले। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है, तो राजस्थान में है। अगला प्रश्न है कि किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया जाता था, तो सेल खड़ी। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कांस्य युग की थी। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो उनका मुख्य व्यवसाय जो था वो व्यापार था। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन, तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो थे वो शहरी क्षेत्र से थे, शहरी थे। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, तो सिंधु सभ्यता के घर जो बनाए जाते थे वो ईंट से बनाए जाते थे। अगला प्रश्न है कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो कपास वस्तु के उत्पादन में वो सर्वप्रथम थे। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, तो दयाराम साहनी। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था, तो लोथल था। अगला प्रश्न है कि पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई, तो लोथल में हुई। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो मृतकों का टीला। किससे? मृतकों का टीला के नाम से। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है, तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम जो है वो सिंधु घाटी की सभ्यता है। अगला प्रश्न है कि कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा, तो सिंडन नाम से पुकारा। किस नाम से? सिंडन नाम से पुकारा। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। किस लिए जानी जाती है, तो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। अगला प्रश्न है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन है, तो सबसे पुराना शहर जो है वो हड़प्पा है। अगला प्रश्न है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से, तो हड़प्पा संस्कृति से। कहाँ से? हड़प्पा संस्कृति में। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो धौलावीरा में। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, तो इसकी खोज जो हुई थी वो 1921 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, तो लाल रंग का उपयोग हुआ था। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले, तो मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन है, तो दयाराम साहनी एवं राखनलाल बनर्जी है।
अब हम इसमें भारत की स्थिति एवं विस्तार पढ़ेंगे। भूगोल से संबंधित भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.4% है। अगला प्रश्न है कि आकार के दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। अगला प्रश्न है कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितनी प्रतिशत भारत में निवास करता है? तो 16.7%। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किमी। भारत के उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है? तो 3214 किमी। भारत की पूर्व से पश्चिम तक कितनी लंबाई है? तो 2933 किमी। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत सीमा का स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किमी है। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 6100 किमी है। द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516.5 किमी है। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? तो 876 किमी दूर है। भारत में कितने राज्य समुद्र तट में हैं? तो 9 राज्य समुद्र तट में हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो भारत की गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है? तो भारत की गोवा राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा अक्षांश भारत के मध्य से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है कि भारत की मुख्य भूमि दक्षिणी नोक क्या है? तो मुख्य भूमि दक्षिणी नोक केप केमोरिन है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। अगला प्रश्न है कि भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है? तो इंदिरा कौल सर्वाधिक उत्तरी भाग है। अगला प्रश्न है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु पॉइंट कहाँ स्थित है? तो दक्षिणतम बिंदु पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अगला प्रश्न है कि भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? तो पंबन चैनल। कौन अलग करता है? पंबन चैनल अलग करता है। अगला प्रश्न है कि आदम का पुल किन देशों के मध्य स्थित है? तो आदम का पुल जो है वो भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है कि डंकन पास जो है किसके बीच स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है कि दीव एवं द्वीप है वह कहाँ स्थित है? तो गुजरात के तट पर। कहाँ है? गुजरात के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि श्रीलंका को भारत से कौन अलग करती है? तो मन्नार की खाड़ी अलग करती है। अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है? तो भारत का प्रायद्वीपीय पठार जो है वो प्राचीनतम है। अगला प्रश्न है कि भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कोरोमंडल नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत के पश्चिमी समुद्र तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत के पश्चिमी समुद्र तट का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो मलाबार तट के नाम से जाना जाता है। प्रश्न है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक हिकैटियस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भूगोल एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय किस विद्वान को है? तो इरेटोस्थनीज को है। अगला प्रश्न है कि भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इरेटोस्थनीज ने किया। किसने किया? इरेटोस्थनीज ने किया। भूगोल भूतल का अध्ययन है किसने कहा? तो कांट ने कहा। किसने कहा? कांट ने कहा।
अगला प्रश्न है कि भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? तो H.H. बैरोज। H.H. बैरोज है। अगला प्रश्न है कि गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता कौन है? तो थेल्स है। कौन है? थेल्स है। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रीय भूगोल का पिता किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? तो कार्ल रिटर को कहा जाता है। किसको? कार्ल रिटर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मानव भूगोल का संस्थापक किसको कहा जाता है? तो मानव भूगोल का संस्थापक कार्ल रिटर को कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो उपग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो केपलर ने प्रतिपादित किया। अगला प्रश्न है कि आकाश के आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का आरोही क्रम क्या है? तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध है। अगला प्रश्न है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग क्या होता है? तो अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो अंतरिक्ष में कुल 88 तारामंडल हैं। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? तो ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाता है वो अभिनव तारा कहलाता है। अगला प्रश्न है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की? तो सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की। किसने की? कोपरनिकस ने की। अगला प्रश्न है कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य 21 जून को दिखाई देता है। अगला प्रश्न है कि एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो अपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपसौर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि एक ग्रह की अपने अक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो अपसौर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि किन के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी को। अगला प्रश्न है कि मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? तो मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ है कि सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। अगला प्रश्न है कि मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो आर्कटिक क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। अगला प्रश्न है कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो 71% होता है। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के तहत। अगला प्रश्न है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया? महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया? तो 1858 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? तो मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य जो था वो पृथक निर्वाचन प्रणाली था। अगला प्रश्न है कि मार्लो मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो मार्लो मिंटो सुधार बिल जो था 1909 ईस्वी में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लगाया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा 1909 में लगाया गया था। अगला प्रश्न है कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात को। अगला प्रश्न है कि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? तो प्रांतों में दोहराना शासन।
प्रांतों में दोहरा शासन था। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। अगला प्रश्न है कि भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो लेबर पार्टी की सरकार थी। किस पार्टी की सरकार थी? तो लेबर पार्टी की सरकार थी। अगला प्रश्न है कि केंद्र में दैत्य शासन प्रणाली को किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो 1935। अगला प्रश्न है कि भारत में सचिव पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्वी के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो चार्टर एक्ट 1833 से। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। अगला प्रश्न है कि भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष में स्थापित की गई? तो 1937 में। अगला प्रश्न है कि केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? तो एक्ट 1819। अगला प्रश्न है कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक गति का सही समीकरण है? तो v बराबर u प्लस at। अगला प्रश्न है कि गति का समीकरण लागू होता है किससे? तो केवल नियम त्वरण के लिए, केवल नियत त्वरण के लिए। अगला प्रश्न है कि गति का कौन सा समीकरण विस्थापन और समय में संबंध बताता है? तो दूसरा। कौन? दूसरा। अगला प्रश्न है कि किसी आयताकार पथ पर एक चक्कर लगाने में गति की दिशा कितनी बार बदलती है? तो 4 बार बदलती है। अगला प्रश्न है कि स्पीडोमीटर मापता है तो क्या मापता है? तात्क्षणिक चाल मापता है। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु का वेग नियत कहा जाता है जब वेग परिभाषा और दिशा दोनों नियत हो। अगला प्रश्न है कि किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती होता है जब वेग नियत हो। अगला प्रश्न है कि दो अलग अलग द्रव्यमान के पत्थर को निर्वात में एक ही ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है तो दोनों पत्थर एक साथ गिरेगा। अगला प्रश्न है कि वेग समय ग्राफ और समय अक्ष का क्षेत्रफल हमें क्या देता है? तो विस्थापन का परिमाण देता है। अगला प्रश्न है कि यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो तो क्या होगा? तो वस्तु नियत वेग में चल रही है, वस्तु त्वरण शून्य है, इसके ग्राफ में हमें विस्थापन के मान पता चलेगा, यानी सभी होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा त्वरण का विमीय सूत्र है? तो त्वरण का विमीय सूत्र है LT के पावर 2।